हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड फ्रॉम द आईसीएसई इंग्लिश सीरीज। मैं हूं आदेश, आपका इंग्लिश गाइड एंड मेंटोर, और आज के इस सेशन में हम कंक्लूड करने जा रहे हैं अपने एंटायर डिस्कशन को ऑन द टॉपिक नाउन्स। तो आज मैं नाउन से रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डील करूंगा, विच आर द जेंडर एंड केस। सो तैयार हो सभी लोग? सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो बच्चों, शुरुआत कर लेते हैं अपने आज के सेशन की विद द वेरी फर्स्ट सेगमेंट, एंड दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स बेस्ड ऑन जेंडर। सो जेंडर क्या होता है और कैसे क्लासिफिकेशन होता है नाउन्स का बेस्ड ऑन जेंडर, ये आपने बचपन से पढ़ रखा है, isn't it or not? वेरी वेल, बट सिंस वी आर बिगिनिंग अवर सेशंस राइट फ्रॉम द स्क्रैच, इसलिए थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट जेंडर भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानो कि जेंडर, ये जो टर्म है, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड जीनस। सो इस वर्ड जेंडर का जो ओरिजिन है दैट इज ऑफ Latin origin. So Latin word से आ रहा है ये, and the Latin word is genus. So what does genus means? So genus word का मतलब होता है of a kind or a type or a sort of person, animal or an object. तो बेसिकली अगर देखा जाए कि जेंडर क्या बताता है, तो जेंडर वो वर्ड है या वो टर्म है जो डिस्क्राइब करता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर एनिमल या ऑब्जेक्ट आइदर मेल है, फीमेल है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है, राइट? सो यानी कि मेल, फीमेल या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, अभी समझेंगे इन सभी चीजों को डिटेल में। सो क्लासिफिकेशन अगर किया जाए नाउन्स का बेस्ड ऑन द जेंडर, तो यू विल फाइंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। फिर आते हैं कुछ नाउन जो प्लेस किए जाते हैं अंडर दी फेमिनिन जेंडर, देन आते हैं द कॉमन जेंडर, एंड लास्टली वी हैव द न्यूट्रल जेंडर। तो क्या होते हैं ये सभी टाइप के जेंडर, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, बिगिनिंग फर्स्टली विद द मैस्कुलिन जेंडर। तो बच्चों, क्या होते हैं मैस्कुलिन जेंडर, आइए समझते हैं। वो नाउन्स जो इंडिकेट या डिनोट करते हैं एक मेल पर्सन या फिर एनिमल को, उन्हें हम बुलाते हैं द मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी मेल कैंडिडेट्स या फिर एनिमल्स आप अपने आसपास देख सकते हो, दे ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल के तौर पे लाइक द वर्ड इज बॉय, राइट, या फिर द वर्ड मैन, फादर, ग्रैंडफादर, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल किंग, प्रिंस, हीरो, सुपर हीरो, लायन, यू नो, एनिमल्स के तौर पे तो टाइगर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअल्स आर रिप्रेजेंटिंग द मेल कैंडिडेट्स और द मेल persons or animals, right? इसीलिए they all fall under the category called masculine gender. इन्हीं सबके जो फीमेल काउंटरपार्ट्स होते हैं, यानी कि फीमेल पर्सन या फिर एनिमल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द नाउन कॉल्ड द फेमिनिन जेंडर। सो जैसे बॉय के लिए देयर इज द वर्ड गर्ल, द फेमिनिन काउंटरपार्ट। सिमिलरली मैन के लिए द फेमिनिन काउंटरपार्ट इज वुमन, फादर के लिए द फेमिनिन काउंटरपार्ट इज मदर, राइट, ग्रैंडफादर के लिए ग्रैंड मदर। सिमिलरली किंग के लिए क्वीन, प्रिंस के लिए प्रिंसेस, राइट। सिमिलरली हीरो के लिए हेरोइन, सुपर हीरो के लिए सुपर हीरोइन, राइट। देन लायन के लिए लायनेस, टाइगर के लिए टाइगर्स, एंड सो मेनी वर्ड्स, राइट। सो ये सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं द फेमिनिन जेंडर। आई होप मेल और फीमेल जेंडर डिफाइन करने वाले वर्ड्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर्स की। देखो, कॉमन जेंडर्स वो नाउन्स है, वो वर्ड्स हैं जो दोनों यानी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। दे रिप्रेजेंट और डिनोट आइदर अ मेल और अ फीमेल। जैसे द वर्ड डॉक्टर है, ये जो वर्ड डॉक्टर है ये आप मेल डॉक्टर के लिए भी लगा सकते हो और फीमेल डॉक्टर के लिए भी लगा सकते हो, राइट। सिर्फ डॉक्टर वर्ड से आप नहीं बता सकते हो कि वो डॉक्टर जो है वो एक्चुअली में एक फीमेल है या मेल है, ये उससे अंदाजा नहीं लग सकता है, राइट। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन्स जो दोनों ही जेंडर के लोगों को के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं, रादर आई वुड से दे फॉल अंडर द कैटेगरी कॉल्ड द कॉमन जेंडर। एग्जांपल के तौर पे द वर्ड चाइल्ड ऑल्सो। अब ये जो वर्ड चाइल्ड है ये एक मेल चाइल्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और फीमेल चाइल्ड को भी। Similarly, the word neighbor, right? If I am saying I am going to my neighbor, so neighbor मेल है या फीमेल पता नहीं चल रहा है, राइट। अब एक फीमेल नेबर को भी नेबर कहा जा सकता है और मेल को भी नेबर कहा जा सकता है। सिमिलरली स्टूडेंट, मेल कैंडिडेट को भी स्टूडेंट कहा जा सकता है, फीमेल को भी कहा जा सकता है। हेंस ये भी एक न्यूट्रल टर्म है, न्यूट्रल से ज्यादा मैं कहूंगा कॉमन टर्म है। न्यूट्रल वर्ड मतलब होता है जहां पर हम जेंडर ही स्पेसिफाई नहीं कर सकते, मतलब जिसका कोई जेंडर ही ना हो, वो हमारा 4th कैटेगरी का जेंडर होगा। तो ये भी एक कॉमन जेंडर हो गया। पायलट भी एक कॉमन जेंडर है, राइट। सिमिलरली द वर्ड्स लाइक फ्रेंड, ड्राइवर, पेरेंट, पर्सन, बेबी, ऑर्फन, कजिन, इन्फेंट, सर्वेंट एंड एनिमी, ये सभी के सभी जो वर्ड्स हैं दे कैन बी अप्लाइड टू अ मेल एंड अ फीमेल कैंडिडेट। इसका मतलब दे आर
कॉमन जेंडर्स। आई होप यहां तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। तो चलो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फोर्थ कैटेगरी ऑफ जेंडर पे, विच इज द न्यूटर जेंडर। ये जो वर्ड न्यूटर है ना बच्चों, इसका मतलब ही होता है नीदर। सो दिस वर्ड इटसेल्फ मींस नीदर। नीदर वर्ड का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। मतलब ये उन ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स को दिए जाने वाले वर्ड्स हैं जो ना तो मेल की कैटेगरी में प्लेस किया जा सकता है, ना ही फीमेल की कैटेगरी में। ओके, सो मतलब अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर अ मेल नॉर अ फीमेल वुड बी कॉल्ड द न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड है बुक। बुक को ना तो हम मेल बुक कह सकते हैं ना फीमेल बुक कह सकते हैं, राइट? दोनों ही कैटेगरी में प्लेस नहीं करेंगे। या फिर पेन हो गया, या वर्ड हो गया रूम, या फिर वर्ड हो गया आपके पास लेट्स से एक ट्री, या बस, कार, वाटर, एयर। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं इनको मेल और फीमेल की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है। हेंस ऑल ऑफ देम फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूटर जेंडर। बट कुछ ऐसे भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको ना हम पर्सोनिफाई कर सकते हैं एज मेल और फीमेल जेंडर। मतलब पर्सोनिफाई का मतलब होता है वी ट्रीट देम लाइक दे आर अ लिविंग बीइंग, राइट? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे जनरली हम उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या थिंग को मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में प्लेस करते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ को और वायलेंस को या हार्शनेस को, राइट? तो मैस्कुलिन जेंडर उन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स को दिया जा सकता है इन लिटरेचर वेयर द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग आइदर स्ट्रेंथ, ताकत दिखा रहा हो, या फिर वायलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, दर्शा रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सन को ही की कैटेगरी में प्लेस किया जा सकता है। मतलब सन को डिस्क्राइब करने के लिए यू कैन यूज द प्रोनाउन ही, ओके, इन लिटरेचर, ओके, नॉट इन द रियल टर्म्स। सिमिलरली समर, क्योंकि हार्श हो सकता है समर, डेफिनेटली इसके लिए भी हम यूज करेंगे द मैस्कुलिन जेंडर। सिमिलरली टाइम को भी एक मैस्कुलिन जेंडर के फॉर्म में कंसीडर किया जा सकता है। सिमिलरली एक्सट्रीम जब विंटर्स पड़ती हैं तो वो भी हार्श हो जाती हैं, राइट? इसका मतलब उनको भी हम मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। देन फेमिनिन जेंडर किसको दे सकते हैं, किन ऑब्जेक्ट्स को दे सकते हैं जो लाइफलेस हैं? तो ऐसे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूटी को, सुंदरता को दर्शाते हैं, या जेंटलनेस को या ग्रेसफुलनेस को, ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स को हम लिटरेचर में फेमिनिन जेंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मून रिमार्केबल ब्यूटी के लिए है, ग्रेसफुलनेस के लिए है, राइट? सिमिलरली अर्थ। देन वी हैव इज जस्टिस। जस्टिस को भी हम एक फेमिनिन जेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हैं इन लिटरेचर। सिमिलरली सीजन्स लाइक स्प्रिंग एंड ऑटम विच आर नॉट टू एक्सट्रीम, राइट? दे आर जेंटल। इसके लिए हम अगेन यहाँ पर इनको फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं, बट दे आर एक्चुअली न्यूटर ओनली। बट लिटरेचर में वी कैन कंसिडर देम व्हाइल राइटिंग देम डाउन। सिमिलरली characteristics like mercy, hope and even charity जैसे जो वर्ड हैं ये सभी के सभी फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में प्लेस किए जा सकते हैं while we are writing them in literature। तो चलो बच्चों, अब हम सीखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है फेमिनिन नाउन्स का फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मैस्कुलिन नाउन्स। ठीक है, अब यहाँ पर 3 तरीके हैं जिनसे हम मैस्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन्स फॉर्म कर सकते हैं। उन 3 तरीकों में से सबसे पहले हम बिगिन कर रहे हैं विद द फर्स्ट मेथड विच इज बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड। मतलब यहाँ पर जो फेमिनिन नाउन का जो नाम होगा वो टोटली डिफरेंट होगा फ्रॉम द मैस्कुलिन नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, फर्स्ट वन इज बॉय। बॉय ये जो वर्ड है ये मैस्कुलिन नाउन है, बट इसका फेमिनिन जो काउंटर पार्ट है दैट इज गर्ल। टोटली डिफरेंट वर्ड्स हैं, देखो कहीं से भी मैच नहीं कर रहे। सिमिलरली वी हैव फादर के लिए वी यूज द फेमिनिन काउंटर पार्ट कॉल्ड मदर। देन ब्रदर के लिए देयर इज वर्ड कॉल्ड सिस्टर। सन के लिए देयर इज डॉटर। अंकल के लिए आंट। इजी और नॉट, ये तो आप सभी को पता है, ये बच्चों वाली चीजें हैं, राइट? नेफ्यू के लिए नीस, राइट? हस्बैंड वाइफ। जेंटलमैन लेडी। लॉर्ड के लिए भी लेडी का इस्तेमाल होता है। देन किंग के लिए वी यूज द वर्ड क्वीन एज अ फीमेल काउंटर पार्ट। सिमिलरली मंक एक ऐसा पर्सन, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, साधु कहते हैं। अ पर्सन जिसने शादी नहीं की है, अनमैरिड रह के जो भगवान को सर्व करता है, गॉड को सर्व करता है, वुड बी अ मंक। उनका फीमेल काउंटर पार्ट वुड बी नन, राइट? जिनको हिंदी में साध्वी कहेंगे। सर के लिए मैडम। बैचलर के लिए स्पिंस्टर। बैचलर इज एन अनमैरिड मैन और स्पिंस्टर एक अनमैरिड वुमन को कहते हैं। ठीक है, ब्राइड ग्रूम हिंदी में जैसे दूल्हा कहते हैं, एंड ऑब्वियसली उनके फेमिनिन काउंटर पार्ट वुड बी दुल्हन विच इज ब्राइड। मैन के लिए ऑब्वियसली इजी वाला है वुमन। नेक्स्ट वाला देखो, हीरो के लिए हीरोइन, राइट? विडोवर। विडोवर इज अ पर्सन, एक मेल कैंडिडेट जिसकी वाइफ एक्चुअली हैज पास्ड अवे एंड ही हैज रिमेन अनमैरिड, सो दैट इज अ विडोवर, राइट? और जिसे हिंदी में विधुर कहते हैं। और विडो इज अ वुमन whose husband has passed away and she has remained unmarried.
जिन्हें हिंदी में हम विधवा कहते हैं. ओके, डॉग एंड बिच. सो ऑब्वियसली यू नो डॉग का फीमेल काउंटर पार्ट इज कॉल्ड बिच. ड्यूक का डचेस होता है. ड्यूक और इवन ये जो वर्ड है ना अर्ल या काउंट, इसका काउंटेस होगा. ये जो ड्यूक और अर्ल जैसे वर्ड्स हैं, दीज आर एक्चुअली सम हायरार्कियल यू नो रैंक्स जो कि आपको ब्रिटिश नोबिलिटी सिस्टम में देखने को मिलती हैं, जिनमें ड्यूक और अर्ल जैसे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं रैंक्स के. एंड उनकी फेमिनिन काउंटर पार्ट्स को रिस्पेक्टिवली, जैसे ड्यूक को डचेस बुलाएंगे, आइदर ये सेपरेट हो सकती हैं आइडेंटिटी, या फिर ये ड्यूक की वाइफ को भी डचेस कहा जा सकता है. सिमिलरली अर्ल या काउंट जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी वाइफ को भी काउंटेस कहा जा सकता है, या फिर काउंटेस जो है वो एक यू नो एक इंडिविजुअल फीमेल को भी दिया जा सकता है जो उस रैंक को होल्ड करती हैं. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग डिफरेंट एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स ओके टू फॉर्म द फेमिनिन नाउन्स. इवन और भी एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल है बुल और ऑक्स का. देखो बुल और ऑक्स में डिफरेंस क्या है. बेसिकली कह सकते हैं ऑक्स जो होती है वो एक तरीके की कैस्ट्रेटेड बुल है तो दोनों सांड ही, बट ऑक्स के केस में क्या होता है, उसके जो यू नो टेस्टीज हैं, जो उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो रिमूव कर दिए जाते हैं ओके टू काइंड ऑफ टेम इट. सो बुल एंड ऑक्स के लिए ऑब्वियसली जो उसका फीमेल काउंटर पार्ट होगा दैट वुड बी काउ. कॉक के लिए, एक मुर्गे के लिए उसकी हेन होगी, राइट, दैट इज मुर्गी. फॉक्स के लिए दैट इज विक्सिन. हॉर्स के लिए मेल हॉर्स तो हॉर्स ही रहेगा, फीमेल हॉर्स को हम मेयर कहते हैं. कोल्ट इज एक्चुअली अ टर्म गिवन टू अ यंग हॉर्स जो 4 साल से कम की उम्र का हो, ओके 4 years से लेस हो एज में. सो यंग मेल हॉर्स इज कॉल्ड अ कोल्ट, राइट, एंड उसका फेमिनिन काउंटर पार्ट दैट इज गोइंग टू बी फिली, मतलब एक फीमेल यंग हॉर्स. ओके, देन वी हैव बक. बक इज अ वर्ड यूज फॉर द डियर. देन उसके लिए फीमेल जो पार्ट होगा दैट वुड बी कॉल्ड, फेमिनिन काउंटर पार्ट वुड बी कॉल्ड डो. गैंडर इज अ मेल गूस एंड फीमेल को तो हम गूस ही कहते हैं. ठीक है, देन वी हैव इज बोर. बोर मीन्स एक वाइल्ड पिग और उसके फीमेल काउंटर पार्ट को वी कॉल्ड सो. रैम मेल शीप को कहते हैं, फीमेल शीप को ईव. ड्रेक एंड डक. देखो मेल डक को ड्रेक कहते हैं और फीमेल को डक. ठीक है, यहां तक समझ में आया पहला तरीका जहां पर हमने क्या किया है, फेमिनिन को फॉर्म तो किया है बट वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम दी मैस्कुलिन वर्ड. ठीक है, अब देखते हैं दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड, जहां पर हम एक सिलेबल ऐड कर देंगे विच इज एस टू द वर्ड ऑफ द मैस्कुलिन नाउन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड है ऑथर. इस ऑथर में देखो हमने क्या किया, सिंपली ऐड कर दिया है द वर्ड या सिलेबल एस, तो ये बन गया ऑथरेस. ठीक है, सिमिलरली मेयर के लिए हमने देखो एंड में ऐड किया एस, मेयरस बन गया. होस्ट के लिए बन गया होस्टेस. लायन के लिए लायनेस. पोएट के लिए पोएटेस, राइट. देखो इस तरीके से बस एस ही ऐड करना है. प्रीस्ट के लिए प्रीस्टेस. ओके, प्रीस्ट आई होप आप सभी जानते होंगे जैसे पुजारी कहते हैं, और हिंदी में प्रीस्टेस को पुजारिन कहेंगे, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि नो अथॉरिटी रखता है, ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म रिलीजियस राइट्स, राइट, तो वो हो गया प्रीस्ट एंड प्रीस्टेस. देन शेपर्ड हो गया शेपर्डेस, राइट. देन मैनेजर के लिए भी मैनेजरेस. देन जायंट के लिए जायंटस. एयर के लिए एयरस. ये जो वर्ड एयर होता है ना, एयर मतलब होता है सक्सेसर, वारिस, राइट. तो मेल को कहेंगे एयर और फीमेल को एयरस. रिमेंबर इसमें एच साइलेंट होगा, उसको एयर की तरह पढ़ेंगे. ठीक, अब देखो यहां तक में तो आपने एग्जाम्पल देख लिया. अब देखो यहां तक के जितने एग्जाम्पल थे ना, उसमें आपने देखा होगा जितने भी वर्ड एंड कर रहे हैं आर में, उससे पहले अगर कोई वाउल आ रहा है तो उसको ओमिट नहीं किया जा रहा. जैसे ऑथर में यहां पर आर से पहले ओ दिख रहा है, राइट, इसको हमने ओमिट नहीं किया, अभी भी यू नो रिमूव नहीं किया इन द फेमिनिन पार्ट. जैसे यहां पर देखो ऑथर में यहां पर आर से पहले अभी भी ओ मौजूद है, बट कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अब दिखाने वाला हूं जहां पर आर से पहले वाला जो वाउल है ना, उसको हम ओमिट कर देते हैं व्हाइल फॉर्मिंग द फेमिनिन. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो एक्टर एक्ट्रेस. यहां पर देखो एक्टर में आर से पहले एक वाउल लगा होता है दैट इज ओ, इसको हम ओमिट कर देंगे व्हाइल फॉर्मिंग द फेमिनिन बाय एडिंग एस. तो देखो हमने यहां पर टी और आर के बीच का ओ वाउल हटा दिया और यहां पर एस लगा दिया, राइट. तो यहां पर ओमिशन हो जाएगा ओ का, तो यहां पर रिमूवल हो रहा है वाउल का, दैट इज कमिंग बिफोर द आर वर्ड, राइट, आर वर्ड या फिर जो कॉन्सोनेंट है लास्ट वाला. सिमिलरली फाउंडर का बन जाएगा इस तरीके से फाउंड्रेस. हंटर का हंट्रेस. इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्ट्रेस. एम्परर का एम्प्रेस. यू सीइंग ऑल दीस एग्जांपल्स वेरी वेल. प्रिंस का प्रिंसेस. देखो अब यहां पर तुम बोलोगे कि यहां पर क्यों नहीं किया, बिकॉज यहां पर देखो ऑलरेडी द वर्ड इज नॉट एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट, वो खुद एक वाउल में एंड कर रहा है, इसलिए वी हैव टू कीप इट. देन टाइगर ऑब्वियसली यहां पर टाइग्रेस हो जाएगा. ठीक है, वेटर वेट्रेस हो जाएगा. ठीक है, मास्टर मिस्ट्रेस हो जाएगा. मर्डरर मर्डरेस हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर भी आपको चीजें समझनी है. ओके,
देन और कुछ वर्ड देखो, अब यहां पर तीसरा तरीका क्या है, द थर्ड वे टू फॉर्म अ फेमिनिन इज बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर समथिंग लाइक दिस। जैसे मैस्कुलिन है, जैसे ग्रैंडफादर, तो बस क्या करना है, एक वर्ड हटा देना है जो फेमिनिन काउंटरपार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ग्रैंडफादर में से ग्रैंड जो है वो तो कॉमन रहेगा, बट फादर को मदर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो बन गया ग्रैंड मदर। सिमिलरली लाइक दिस, राइट। सिमिलरली देखो, ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, व्हाट इज ग्रेट अंकल एंड ग्रेट आंट? ग्रेट अंकल और ग्रेट आंट आपके ग्रैंड पेरेंट्स के सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भाई बहन जो होंगे वो आपके ग्रेट अंकल और ग्रेट आंट होंगे। गुड। देन वी हैव इज मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट is a male servant, right? Then we have is, अब यहाँ पर woman servant नहीं लगाएंगे, rather we would say maid servant. Landlord, obviously lord को हटा के lady लगा देंगे, ठीक है। Milkman, milk woman भी हो सकता है, milk maid भी हो सकता है, MAID वाला, ठीक है। तो milk woman भी कर सकते हो इसको, और milk maid भी कर सकते हो। Fisherman, fisher woman, right? उसके बाद देखो और एग्जाम्पल, पीकॉक के लिए हम यहाँ पर कॉक को रिप्लेस कर देंगे बाय hen, पीहेन बन गया फेमिनिन काउंटरपार्ट। सिमिलरली सेल्समैन, सेल्स वुमन, वॉशरमैन, वॉशर वुमन, और राइट देन बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन। क्लियर? ही गोट, देखो ही को रिप्लेस कर दिया शी गोट से। गॉडफादर, गॉड मदर, राइट। तो दीज वर्ड सम वेज, ये तीन वो तरीके थे जिनसे हम फेमिनिन काउंटरपार्ट फॉर्म कर सकते हैं ऑफ द रिस्पेक्टिव मैस्कुलिन जेंडर। आई होप ये सारे मेथड्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों, इट्स प्रैक्टिस टाइम। अब बारी है हमने जो अभी तक सीखा है उसको प्रैक्टिस करने की और अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की। तो हियर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, राइट डाउन द फेमिनिन जेंडर्स फॉर द फॉलोइंग, राइट। तो आपको यहाँ पर कुछ मेल या मैस्कुलिन जेंडर्स दे रखे हैं और आपको उनके फेमिनिन काउंटरपार्ट्स को लिखना है। मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करूंगा सिर्फ 3 के साथ, बाकी के रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं और आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं, राइट। सो मैं यहाँ पर कौन कौन से कर लूं, मैं यहाँ करने वाला हूं लेट्स से द 4th वन, ठीक है। देन आई विल डू द 8th एंड द 9th वन। चलो डिफिकल्ट वाले मैंने ले लिया, ठीक है, और बाकी के आपको करने हैं। पर तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो है बैचलर। बैचलर मतलब एक अनमैरिड मैन, और उसके लिए फीमेल काउंटरपार्ट वुड बी कॉल्ड स्पिंस्टर, राइट। अर्ल मैंने बताया था, अर्ल के लिए वी यूज काउंटेस। बोर, वाइल्ड पिग, इसके लिए फीमेल का जो काउंटरपार्ट होगी दैट वुड बी कॉल्ड द सो, राइट। ओके, एंड बाकी के अब आपको खुद से करने हैं, तो मैं स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड अटेम्प्ट देम। Now बच्चों, here is another exercise to test your knowledge. Now write down the male genders for the following. अब आपको यहाँ पर कुछ feminine genders दे रखे हैं जिनके आपको male counterparts लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कौन कौन से कर दूं, यहाँ पर मैं करने वाला हूं let's say the 5th one, then I'll do the 9th one, ठीक है, और बाकी के आपको खुद से करने हैं। तो यहाँ पर मिल्क मेड इज टेलिंग यू दैट ये एक मिल्क वुमन की बात हो रही है, और इसीलिए यू कैन यूज milkman. Similarly, vixen is a term for a female fox, right? इसका मतलब यहाँ पर fox होना चाहिए था मेल काउंटरपार्ट। अब बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, so again take a pause and try attempting all of these questions and write down your answers in the comment section. तो बच्चों, here is another exercise for you to practice and strengthen your concepts. So यहाँ पर बोला जा रहा है change the gender of the following. तो आपको यहाँ पर दिए हुए कुछ मे बी एनिमल्स और पर्सन्स के नेम है, एंड यू हैव टू जस्ट राइट द ऑपोजिट जेंडर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो मैं सारे नहीं करने वाला हूँ, आई विल डू ओनली अ फ्यू। लेट्स से मैं 2 या 3 ही करूंगा। लेट्स से आई एम डूइंग द 2nd वन, द 5th वन एंड लेट्स से द 10th वन। बाकी आपको खुद से करने हैं और मुझे आंसर्स कमेंट सेक्शन में भेजने हैं, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट वन विच इज रैम, जो मैं करने वाला हूँ। रैम इज अ टर्म फॉर एग्जैक्टली द मेल शीप, इसीलिए जो फीमेल शीप के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड है दैट इज ईव। देन ट्राई आउट द 5th वन, बक फॉर मेल डियर, राइट। इसके लिए फीमेल डियर के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डो। एयर के लिए, एयर मीन सक्सेसर, राइट, वी विल यूज द वर्ड एयरिस, राइट। तो ये तो थे मेरी तरफ से, अब बाकी के आपको खुद से करने हैं। आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो बच्चों, वी हैव अनदर एक्सरसाइज नाउ फाइनली टू सी कि आप कितना अच्छे से समझ पाए हो अब तक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स को। ओके, so the exercise says
rewrite the following sentences by changing the gender of the highlighted words. तो आपको यहां पर इन sentences को वापस लिखना है by simply changing the words which are highlighted. मतलब उनके just opposite genders का आपको इस्तेमाल करना है. किन words का? जो highlighted है. Okay. The first sentence says Ram's landlord is a widower. तो यहां पर लैंडलॉर्ड और विडोअर के आपको फेमिनिन जेंडर्स को यहां पर मेंशन करने हैं. तो देखें यहां पर. सो आप लिखो इसको. कैसे लिखेंगे? कम ऑन हेल्प मी आउट. जल्दी आप ही बताओगे मुझे. राम्स लैंडलेडी, लैंडलॉर्ड का जो फेमिनिन काउंटर पार्ट है वुड बी लैंडलेडी, इज अ विडोअर की जगह पे वी विल यूज द वर्ड विडो. ठीक है. ट्राई आउट दिस वन. सेकेंड वन, कम ऑन हेल्प मी. द कोल्ट वॉज स्टंग बाय अ ड्रोन. ओके. अच्छा, ड्रोन मैंने नहीं करा है, मैं बता देता हूं अभी. द कोल्ट मीन्स अ यंग मेल हॉर्स, राइट. तो कोल्ट का हम यहां पर क्या यूज करेंगे? द फेमिनिन काउंटर पार्ट. द फिली वॉज स्टंग बाय, ड्रोन होता है मेल बी. फीमेल बी को हम वर्कर बी या फिर क्वीन बी दोनों बुला सकते हैं. तो आप कह सकते हो भाई द क्वीन या फिर वर्कर बी. ठीक है. देन द शेपर्डेस प्रेड टू द गॉड. ऑब्वियसली यहां पर शेपर्डेस का मेल काउंटर पार्ट वुड बी शेपर्ड. तो आप लिखोगे द शेपर्ड प्रेड टू द गॉड. लास्ट वाला, चलो. द ब्राइडग्रूम इज हियर. द ब्राइडग्रूम इज हियर, दूल्हा इधर है. मतलब ऑब्वियसली यहां पर आपको इस्तेमाल करना है द वर्ड ब्राइड. द ब्राइड इज हियर, राइट. इजी था. अब आपकी बारी है. नाउ इट इज टाइम फॉर द होमवर्क. So again, the same exercise, rewrite the following sentences by changing the gender for the highlighted words. आपके सामने यहाँ दे रखे हैं 4 sentences. Now this time you have to attempt them and write down your answers in the comment section. तो बच्चों, after having dealt the nouns with respect to gender, now it is time कि अब हम बढ़ें towards the second segment of today's session, and that is the case. तो यहाँ पर हम nouns को डिस्कस करने वाले हैं based on the case. So what is the case with respect to noun? So noun के केस में हम कह सकते हैं जो केस होता है वो बताता है the form taken by the noun based on the function it performs in a sentence. तो एक सेंटेंस के अंदर एक नाउन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस बेसिस पे लिया जाने वाला नाउन का फॉर्म कहलाता है द केस. एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 तरीके के केसेस होते हैं नाउन के रिस्पेक्ट में. पहला होता है नॉमिनेटिव केस, then we have is objective case, and thirdly we have the possessive case. अब क्या होते हैं ये सभी टाइप के केसेस, इनको एक एक करके डील करेंगे. तो चलो बच्चों, अब बारी है जानने की कब एक नाउन नॉमिनेटिव केस की तरह एक्ट करता है. तो याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में नाउन नॉमिनेटिव केस में तब एक्ट करता है जब वो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करे या सब्जेक्ट का रोल प्ले करे. Right? So, a noun is in the nominative case when it functions as the subject of a sentence. याद रखना, नॉमिनेटिव केस में अगर नाउन प्रेजेंट है तो वो हमेशा वर्ब से पहले प्रेजेंट होगा और वो हमेशा एक बल्कि 2 टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स देने में आपकी मदद करेगा. दैट इज हु और व्हाट टाइप के क्वेश्चंस. अभी देखते हैं एग्जांपल्स के साथ. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज जॉन थ्रू अ स्टोन. जॉन थ्रू अ स्टोन. यहां पर देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट वर्ब जो आ रहा है इट इज थ्रू. दिख रहा है ना, थ्रू. अब थ्रू से पहले यहां पर जॉन लिखा हुआ है विच इज अ प्रॉपर नाउन. इस केस में जॉन जो है वो एक्ट कर रहा है एज दी नाउन इन दी नॉमिनेटिव केस बिकॉज वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है. राइट. तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं हु थ्रू अ स्टोन, सो सी इट इज गोइंग टू हेल्प मी आंसर दैट जॉन थ्रू अ स्टोन. राइट. तो यू कैन सिंपली से जॉन. तो जॉन यहां पर क्या है, एक नाउन भी है और इट इज एक्टिंग ऑल्सो लाइक दी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ऑल्सो ये आंसर कर रहा है द क्वेश्चन लाइक हु और व्हाट. इसका मतलब ये हमारा इस केस में जॉन जो है इट इज इन द नॉमिनेटिव केस. सिमिलरली, द हॉर्स किक्ड द बॉय. हु किक्ड द बॉय? द हॉर्स. किक मेरा पहला वर्ब है, उससे पहले ये प्लेस हो रहा है. राइट. ये नाउन, एक कॉमन नाउन है, बट स्टिल इट इज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सो यहाँ पर हॉर्स जो है इट इज ऑल्सो इन द नॉमिनेटिव केस. रिम्शा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. सी ओवर हियर ऑल्सो रिम्शा विच इज अ प्रॉपर नाउन, वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है, उसका स्टेट बताया जा रहा है विद द वर्ब इज. इसका मतलब यहां पर भी इट इज एक्टिंग लाइक रिम्शा जो है वो एक्ट कर रही है एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हेंस इन द नॉमिनेटिव केस. Similarly, the sculptor
sculpts these statues. So obviously इस केस में sculpts जो है वो मेरा verb है, उससे पहले जो noun आ रहा है that is sculptor. So यहाँ पर sculpture जो होगा वो क्या होगा? It will be the subject of the sentence. Who sculpts the statues? The sculptor. इसका मतलब यहाँ पर sculptor would be the noun in the nominative case क्योंकि वो act कर रहा है like the subject. I hope noun in the nominative case आपको समझ में आ गए होंगे. Now it is time to move on to the next type of case which is the objective case. तो चलो बच्चों अब डिस्कस करते हैं objective case को, जिसको even हम बुलाते हैं the accusative case. तो याद रखो, इसको लिख लो, इसको हम accusative case भी कहते हैं, ठीक है. अब accusative case या objective case में क्या होता है? याद रखो, एक नाउन को ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस में तब कहा जाता है जब वो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करे. ऑब्जेक्ट कौन होता है? द रिसीवर ऑफ द एक्शन. मतलब याद रखना कि एक नाउन अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद प्लेस किया जा रहा है, वर्ब के बाद, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में या एक्यूजेटिव केस में होगा, ठीक है. तो याद रखना है. अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है ना बच्चों, वो भी 3 तरीके के हो सकते हैं. तो कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट में यहाँ पर प्लेसमेंट हो रही है, फिर उसको समझते हैं. तो सबसे पहले देखो 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मतलब ये वो ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्टली एक्शन को रिसीव कर रहा है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, राइट. जैसे यहाँ पर राम गेव अ बॉल. राम ने, देखो वर्ब क्या है मेरा? दिस इज द वर्ब, राइट. दिस इज द वर्ब. वर्ब के बाद आने वाला पहला ही ऑब्जेक्ट जो है वो बॉल है. इसका मतलब यहाँ पर इस बॉल का ही बॉल को ही दिया जा रहा है. तो इसका मतलब ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, राइट. जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, जो एक्शन रिसीव कर रहा है, राइट. तो राम गेव अ बॉल में यहाँ पर बॉल जो है इट इज अ नाउन, एक कॉमन नाउन है, राइट. और ये प्लेस किया जा रहा है आफ्टर द वर्ब, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में है. और सिंस ये डायरेक्टली प्लेस किया जा रहा है आफ्टर द वर्ब, ओके, और रिसीव कर रहा है डायरेक्टली एक्शन को, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे. सिमिलरली अनदर वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें बताता है कि वो एक्शन जो लिया जा रहा है सेंटेंस में, वो किसके लिए लिया जा रहा है. सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब टू और फॉर whom द एक्शन इज बीइंग डन. जैसे एग्जाम्पल में राम गेव हरी अ बॉल. सो राम गेव हरी अ बॉल में देखो गेव मेरा वर्ब है, दिस इज द वर्ब, ये एक्शन है, राइट. अब ये एक्शन किसके लिए किया जा रहा है, वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज हरी. तो ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट रिसीव कौन कर रहा है उस एक्शन को? अभी भी बॉल ही कर रही है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा. तो याद रखना, एक थंब रूल बताता हूं आपको. जब भी वर्ब के बाद 2 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, और आपको पहचानने को बोल दिया जाए, तो वर्ब के इमीडिएटली बाद आने वाला जो नाउन होता है दैट इज ऑलवेज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और बाद में यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला जो आपका नाउन होगा दैट वुड बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे इस केस में जो मेरा वर्ब है दैट इज गेव, उसके बाद इमीडिएटली बाद आने वाला जो वर्ड है हरी, जो एक नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, वो इस केस में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, ओके. और उसके बाद फाइनली जो एंड की तरफ आने वाला ऑब्जेक्ट होगा जो कि अनदर नाउन होगा, वो यहां पर एक्ट करेगा एज दी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके. गुड. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, विच इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट या नाउन जो प्लेस किया जाता है आफ्टर अ प्रेपोजिशन वुड बी कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. फॉर एग्जांपल देखो, द बुक इज ऑन द डेस्क. तो यहां पर बुक को छोड़ दो, बुक मेरा सब्जेक्टिव केस में है, राइट, नॉमिनेटिव केस में है. इज ऑन द टेबल, ऑन क्या है मेरा? प्रेपोजिशन है, राइट. तो यहाँ प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल हो गया है वर्ब के बाद ही. तो यहां पर ये प्रेपोजिशन है. अब इस प्रेपोजिशन के बाद आने वाला पहला जो नाउन होगा वो एक्ट करेगा एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. तो यहाँ पर डेस्क जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है. इस केस में भी ये ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस में ही है. सो आई होप नाउ ऑब्जेक्टिव केस में नाउन की प्लेसमेंट कैसे होती है वो आप समझ गए होंगे. तो चलो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं द नाउन्स इन द पॉसेसिव केस. पॉसेसिव केस जिसको हम इवन एक और नाम से बुलाते हैं, वी इवन कॉल देम द जेनेटिव केस. Now talking about the genitive case or the possessive case, एक नाउन किसी भी सेंटेंस में possessive case के रूप में तब दिखता है जब वो possession या फिर ownership को रिप्रेजेंट कर रहा हो या फिर शो कर रहा हो, राइट. या फिर इवन ऑथरशिप को भी, मतलब एक राइटिंग मटेरियल जिसको किसी ने ऑथर किया है, मतलब किसी ने इसको लिखा हुआ है, सो देन टू हम वहां पर उसको दिखाएंगे, या फिर ओरिजिन या काइंड को भी एक्सप्लेन करेंगे थ्रू possessive case of the noun. एग्जाम्पल्स देखते हैं तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज अमित्स हैंडबैग. मतलब a handbag which belongs to Amit or a handbag which is possessed by Amit, okay. Then उसके बाद Shakespeare's play means the plays which are written by Shakespeare which is a very renowned English poet and playwright and has written several plays
एंड ड्रामास, राइट। सो उनके द्वारा लिखे गए प्लेज को हम इवन शेक्सपियर्स प्लेज भी बुला सकते हैं या फिर प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर भी कह सकते हैं। सिमिलरली अ मदर्स लव बोले तो दी लव फेल्ट बाय मदर्स, ओके। तो यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हो ना, यहाँ पर अमित जितने भी नाउन्स हैं उनके आगे क्या लग रहा है, एक अपोस्ट्रोफी और फिर एस। तो ये दिखा रहे हैं दीज नाउन्स इन दी पोजेसिव केस। सो पोजेसिव केस में याद रखना है देयर विल बी नाउन विथ अपोस्ट्रोफी एस, ओके। सिमिलरली यहाँ पर मदर्स, देखो मदर अपोस्ट्रोफी एस इज रिप्रेजेंटिंग the word या noun mother in the possessive case. Similarly, Ram's umbrella means the umbrella that belongs to Ram. तो यहाँ पर Ram's जो है वो एक possessive case दिखा रहा है of the noun. Similarly, Mr. Sharma's house means a house where Mr. Sharma lives, right? तो इसके केस में यहाँ पर हम कहेंगे Mr. Sharma's, तो Sharma's का apostrophe क्या हो जाएगा यहाँ पर possessive case. Okay? Ashoka's school means the school where Ashoka goes. तो इसका मतलब यहाँ पर अशोक्स अपोस्ट्रोफी एस जो है ना वो यहाँ पर एक पोसेसिव केस शो कर रहा है। सिमिलरली अ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड मींस अ प्लेग्राउंड वेयर चिल्ड्रन प्ले इज कॉल्ड अ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर चिल्ड्रंस जो दिख रहा है आपको अपोस्ट्रोफी एस के साथ, ये भी एक पोसेसिव केस है नाउन का। सिमिलरली अ वीक्स हॉलीडे मींस अ हॉलीडे दैट लास्ट फॉर अ वीक एट लीस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो वीक्स लिखा हुआ है द नाउन फॉलोड बाय अपोस्ट्रोफी एस, ये भी एक पोसेसिव केस है नाउन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पोसेसिव केस में नाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन अपोस्ट्रोफी एस, ओके। बट क्या ये हमेशा फॉलो होगा, उसके लिए समझते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है डिफरेंट पोसेसिव नाउन्स का। नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पोसेसिव केस, सबसे पहले अगर आपके पास आपका नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो उनका पोसेसिव केस सिंपली अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाया जा सकता है। सो फॉर सिंगुलर नाउन्स ऐड अपोस्ट्रोफी एस टू द नाउन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर द बॉयज बुक, देखो यहाँ पर बॉय अपोस्ट्रोफी एक्स, यहाँ पर देखो बॉय जो है वो क्या है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन था इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया गया। द किंग्स क्राउन, तो किंग एक है, राइट, सिंगुलर है, इसलिए उसके क्राउन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। मतलब वो बता रहा है कि क्राउन जो है वो कौन ओन करता है या फिर पोजेस करता है, द किंग। सिमिलरली जॉन्स कार, जॉन सिंगुलर है इसके लिए इसके आगे हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया ताकि वो ओनरशिप शो कर सके फॉर दैट कार, राइट। बट कई बारी कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स भी होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एस का साउंड आता है, मतलब हिसिंग साउंड आता है, इसीलिए इन दैट केस हम सिंपली एक अपोस्ट्रोफी ही लगा देते हैं विदाउट पुटिंग दी एस, राइट। सो द लेटर एस is omitted in few words where too many hissing sound comes from the noun or comes together. For example, for conscience sake, जो देखो यहाँ पर कितना सारा श साउंड या स साउंड आ रहा है, इसीलिए इस केस में कॉन्शियस जो हमारा मेन नाउन है उसमें क्योंकि बहुत सारा स या हिसिंग साउंड आ रहा है, we omit the s, okay, simply apostrophe लगा देते हैं। तो for conscience sake, similarly for goodness sake, नहीं तो इसको हम बोलते हैं for goodness sake, तो बहुत सारा हिसिंग साउंड हो रहा है, राइट, इसलिए सिंस इट ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ हिस साउंड, इसका मतलब हम यहाँ पर सिंपली अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, नॉट द अपोस्ट्रोफी एस। सिमिलरली फॉर जस्टिस सेक हो गया, फॉर जीसस सेक या फिर मोसेस लॉ, राइट। सो इन सभी केसेस में हम क्या कर रहे हैं, दीज आर ऑल सिंगुलर नाउन्स बट सिंस दे हैव अ लॉट ऑफ हिसिंग साउंड या एस साउंड बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, वी नॉर्मली डू नॉट यूज द एस लेटर आफ्टर अपोस्ट्रोफी, सिंपली पुट अपोस्ट्रोफी, ओके। Then talking about the plural nouns, अब ऐसे plural noun जो end करते हैं in the letter S, तो वो plural noun जो end कर रहे हैं in letter S, उनके केस में आपको simply apostrophe लगाना है, no S after that। तो जैसे word है boys, देखो BOYS, ये जो word है boys ये itself एक plural noun है, right। अब इसमें मुझे इसका possession दिखाना है कि ये boys school है, तो इस केस में आई विल सिंपली एड अपोस्ट्रोफी एंड नॉट द एस, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा प्लूरल टर्म है वो एस में एंड कर रहा है। सिमिलरली गर्ल्स स्कूल भी हो जाएगा, हॉर्सेस टेल्स भी हो जाएगा, देखो। बट अगर कुछ ऐसे प्लूरल टर्म्स या नाउन्स हैं जिनके केस में वो एस में एंड नहीं करते हैं, जैसे इन सभी केसेस में देखो बॉयज, गर्ल्स, हॉर्सेस ये सभी एस में एंड कर रहे थे प्लूरल टर्म्स, बट कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो प्लूरल टर्म्स में एस में एंड नहीं करते हैं, उन केसेस में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे वर्ड है मेन, राइट, मेन प्लूरल टर्म है मैन का, ये एस में एंड नहीं कर रहा है ना, इस केस में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, वी कैन से मेंस क्लब। सिमिलरली चिल्ड्रन एक प्लूरल टर्म है जो एस में एंड नहीं कर रहा है, उसमें अपोस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं, वी कैन से चिल्ड्रंस बुक। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? वेरी वेल डन, परफेक्ट। नाउ लेट्स सी अनदर रूल। व्हेन अ नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, मतलब एक नाउन
में अगर बहुत सारे वर्ड्स हों तो याद रखना है कि अपॉस्ट्रोफी एस या फिर पोजेशन का जो साइन है वो हमेशा लास्ट वर्ड के बाद लगाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। द किंग ऑफ भूटान्स, ये जो है वो काफी लंबा एक नाउन या टाइटल हो गया, राइट। इस केस में हम यहाँ पर किंग के आगे एस लगाएं कि भूटान के आगे एस लगाएं। याद रखना है किंग ऑफ भूटान जो है वो एक एक सिंगल आइडेंटिटी को बता रहा है, इसलिए हम लास्ट वर्ड के आगे ही हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे एज द साइन ऑफ पोजेशन, ठीक है। सिमिलरली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस स्पीच, तो इस केस में भी देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस स्पीच में कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो यहां पर हम मॉरिशियस के आगे द लास्ट वर्ड उसके आगे लगाने वाले हैं द अपॉस्ट्रोफी और द पोजेशन का साइन, ठीक है। आई होप यहां तक ये रूल समझ में आ गए। तो चलो बच्चों जानते हैं कुछ और रूल्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ द पॉसेसिव केस। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखो इट सेज व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन, तो दो नाउन्स की बात हो रही है एपोजिशन में, जब वो साथ में होते हैं तब जो पॉसेसिव साइन होता है, पॉसेसिव साइन बोले तो अपॉस्ट्रोफी एस का साइन, इट इज पुट ओनली टू द लैटर पार्ट। लैटर बोले तो लैटर मीन्स द सेकेंड ऑफ द टू, मतलब यहां पर दो नाउन्स की बात हो रही है, तो दो नाउन्स में से जो सेकंड नंबर पे आने वाला नाउन है उसके आगे लगेगा साइन ऑफ पोजेशन, मतलब अपॉस्ट्रोफी एस। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, दो नाउन्स एपोजिशन में कब होते हैं, इसका क्या मतलब है। दो नाउन्स को एपोजिशन में तब माना जाता है जब सेकंड वाला नाउन फर्स्ट वाले नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। समझ रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि एक सेंटेंस है, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस। यहां पर दो नाउन्स मिल रहे हैं, टैगोर और पोएट। देख रहे हो यहां पर जो सेकंड वाला नाउन है, ये सेकंड वाला नाउन पोएट, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, टैगोर को ही तो कर रहा है, टैगोर ही तो पोएट है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पोएट है ये एक इसको कहा जाएगा दैट दिस नाउन इज इन एपोजिशन विद द फर्स्ट नाउन। इसका मतलब यहां पर पोएट जो है वो नाउन का एपोजिशन है या एपोजिशन है विथ द फर्स्ट नाउन। इस केस में हम हमेशा याद रखेंगे जो सेकंड वाला नाउन होगा, फर्स्ट नाउन टैगोर है, सेकंड वाला पोएट है, सेकंड नाउन के आगे ही अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, द साइन ऑफ पोजेशन। ये बात समझ में आ गई, गुड, वेरी वेल। नाउ कम्स द नेक्स्ट रूल दैट सेज सिमिलरली व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पोजेसिव इज पुट टू द लैटर। मतलब मान के चलो कि एक ऐसा नाउन है या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान के चल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का नेम है जो बिलोंग करता है दो कॉमन लोगों में, या जिसके कॉमन पोजेसर्स हैं, जो कॉमनली ओन करते हैं उस चीज को, उनमें भी हमें एक रूल फॉलो करना है कि जो अपॉस्ट्रोफी एस यानी कि पोजेसिव केस का साइन है, इट हैज टू बी पुट टू द सेकंड ऑफ द टू नाउन्स। जैसे यहां पर करीम एंड सलीम्स बेकरी, तो यहां पर बेकरी एक ही है जो बिलोंग करती है दो कॉमन लोगों को, यानी कि उसके दो कॉमन ओनर्स हैं, करीम एंड सलीम, राइट। इस केस में अगेन हम यहां पर रूल लगाएंगे, दोनों में सेपरेटली अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, सिर्फ सेकंड वाले नाउन के आगे ही अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, सेम एज द फर्स्ट रूल, ओके। सो विलियम एंड मेरीज रीन, मतलब यहां पर वो रीन जो विलियम एंड मेरी के टाइम पे था, ओके। तो इस केस में यहां पर मेरी के आगे यानी कि सेकंड वाले नाउन के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वेरी वेल डन। नाउ नेक्स्ट जो रूल है वो कहता है ईच ऑफ द टू और मोर connected nouns implying separate possession must take the possessive sign। मतलब मान के चलो अगर आपके पास किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो नाउन है उसके दो अलग अलग पोजेसर बताए जा रहे हैं, तो दोनों ही पोजेसर्स को अपॉस्ट्रोफी एस यानी कि जो पोजेसिव केस का साइन है वो लगाया जाएगा। जैसे राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल्स, तो नॉवेल्स जो है वो इट्स माई नाउन, राइट, बट नॉवेल्स जो है वो दोनों अलग अलग राइटर्स की हैं, तो दोनों की ही अलग अलग डिफरेंट टाइप की नॉवेल्स हैं। तो यहाँ पर राजा राव नॉवेल्स अलग हैं और आर के नारायण नॉवेल्स अलग हैं। इसका मतलब यहाँ पर दोनों को सेपरेट करने के लिए, बिकॉज ईच ऑफ देम आर इंडिकेटिंग सेपरेट पोजीशन, राइट, सो वी हैव टू पुट अपॉस्ट्रोफी एस सेपरेटली। यू गॉट माय पॉइंट, वेरी वेल। नेक्स्ट वन यू सी गोल्डस्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम्स। यहाँ पर पोएम्स की बात हो रही है, बट यहाँ पर दो अलग अलग पोजेसर्स की हो रही है, एक की पोएम्स अलग है गोल्डस्मिथ की और कॉपर्स की अलग है, राइट। इसका मतलब दोनों को ही हमें अपॉस्ट्रोफी एस से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दिस अगेन शोज द साइन ऑफ पोजेशन टू बोथ द डिफरेंट possessors. Now, another rule that says the possessive case is now used chiefly with the names of living things। याद रखना है कि जो possessive case का इस्तेमाल हो रहा है आजकल वो ज्यादातर living things के लिए होता है, non living things के लिए नहीं, except for a few cases जहां पर कुछ non living things personify की जा सकती हैं। उनको छोड़ के majority of जो non living things हैं उनके लिए हम possessive case का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
ज्यादातर जितना भी इस्तेमाल होगा वो लिविंग थिंग्स के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, लिविंग थिंग में द गवर्नर्स बॉडी गार्ड, तो यहाँ पर गवर्नर जो है वो एक लिविंग बीइंग है ना, उसका बॉडी गार्ड, इसलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाना इज राइट, इसको हम सही मानेंगे। द लायंस मेन, यानी कि लायन के गर्दन की तरफ, यानी कि नेक के पास जो बाल होते हैं उसमें, तो लायन तो एक लिविंग बीइंग है ना, तो इसलिए उसके लिए हम यहाँ पर पॉजेसिव साइन लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। बट इट वुड बी रॉन्ग इफ वी से द लेग, यू नो, द टेबल्स लेग, फॉर एग्जाम्पल द टेबल्स लेग, टेबल क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, राइट? उसके लिए हम ऐसे नहीं कह सकते हैं द टेबल्स लेग, इट वुड बी बेटर इफ वी से द लेग ऑफ द टेबल। यहां पर पॉजेसिव केस नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, द लेग जो है उसको सेपरेटली लिखो, द लेग ऑफ द टेबल। सिमिलरली इट इज नॉट ओके टू से द बुक्स कवर, यू शुड से द कवर ऑफ द बुक। Likewise, you would not say the house's roof, you would say the roof of the house, because जितने भी यहाँ पर मेन नाउन है ना आपके, these are all नॉन लिविंग। और पॉजेसिव केस का इस्तेमाल जनरली किसके साथ किया जा रहा है, ओनली विद द नेम ऑफ लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स के साथ ही पॉजेसिव केस का इस्तेमाल होना अप्रोप्रिएट है, while in case of the non living things it is not appropriate to use the possessive case। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं towards the next rule that says, but the possessive case is used with the names of personified objects। देखो बच्चों, पिछले ही रूल में मैंने आपको बताया था कि हम पॉजेसिव केस का इस्तेमाल किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं करते हैं, बट अगर वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर्सोनिफाई किया जा सकता है, मतलब अगर उसको लिटरेचर में ट्रीट किया जा सकता है एज अ लिविंग बीइंग और अ लिविंग थिंग, तो उस केस में हम उसको पॉजेसिव केस दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडियाज हीरोज, यहाँ पर देखो इंडिया जो है वो एक नॉन लिविंग, यू नो, इट्स अ पीस ऑफ लैंड, राइट? बट स्टिल इसको हम मदरलैंड ट्रीट करते हैं, मदर की तरह ट्रीट करते हैं जो नर्चर करती है लाइफ को, राइट? इस केस में इंडिया को हम यहाँ पर क्योंकि पर्सोनिफाई कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम साइन ऑफ पोजेशन दे रहे हैं, मतलब पॉजेसिव केस में उसको लिख सकते हैं। सिमिलरली नेचर्स लॉ, नेचर को भी हम एक गॉडेस की तरह ट्रीट करते हैं, या फिर एक मदर की तरह ट्रीट करते हैं जो नर्चर करती है अगेन लाइफ को, राइट? फिर उसके बाद फॉर्चून को भी हम गॉडेस की तरह ट्रीट करते हैं, फॉर्चून्स फेवरेट, फॉर्चून मतलब गुड लक, राइट? एट ड्यूटीज कॉल, तो ड्यूटीज कॉल में भी आप देखो ड्यूटी को भी पर्सोनिफाई किया जा सकता है एज अ स्टर्न फिगर, मतलब जो बहुत ही अड़िग है अपनी बात पे, जो एक बार डिसाइड कर ले तो उसके बाद पीछे नहीं हटता। सिमिलरली एट डेथ्स डोर, तो डेथ को भी यहाँ पर पर्सोनिफाई किया जा सकता है एज अ ग्रिम फिगर, राइट? तो इन ऑल ऑफ दीज केसेस आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जितने भी मैंने नाउन्स लिख रखे हैं, दीज आर ऑल नॉन लिविंग, राइट? बट स्टिल इनको हम पर्सोनिफाई कर सकते हैं एज द लिविंग पिग, राइट? इस केसेस में इनका हम इनके लिए हम यूज कर सकते हैं द पॉजेसिव केस विद अपॉस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखो पॉजेसिव केस का इवन इस्तेमाल किया जा सकता है टू यूज विद नाउन्स लाइक, जो डिनोट करते हैं टाइम, स्पेस और वेट को। जैसे टाइम को डिनोट करने के लिए अ डेज मैच, मतलब अ मैच जो एक दिन तक चलेगा, ओके, अ मैच विच विल लास्ट फॉर अ डे, या फिर अ वीक्स हॉलीडे, मतलब हॉलीडे जो लास्ट करेगा फॉर अ वीक ड्यूरेशन, राइट? इन अ ईयर्स टाइम, मतलब एक साल के अंदर, राइट? या एट अ फुट्स लेंथ, यानी कि जो बहुत ही पास रखा हो, या फिर अ पाउंड्स वेट, मतलब 1 पाउंड वेट। तो यहाँ पर जहां पर भी हम टाइम, वेट या स्पेस को, या फिर मेजर करने के लिए ऐसे नाउन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके साथ भी वी कैन यूज द पॉजेसिव केस। ये रूल भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल की ओर, विच सेज व्हेन वी ऐड अ साइन ऑफ पोजेशन टू अ प्रॉपर नेम, अगर हम किसी प्रॉपर नेम में साइन ऑफ पोजेशन ऐड कर दे, यानी कि अपॉस्ट्रोफी ऐसे ऐड कर दे, या फिर एक ऐसे नाउन में जो कि शो करता है किसी जॉब, प्रोफेशन या फिर रिलेशन को, ऐसे केस में इट कैन रिफर टू अ बिल्डिंग और अ प्लेस ऑफ बिजनेस। अभी बताता हूं, मतलब रूल देखो क्या कह रहा है। अगर हम किसी भी प्रॉपर नेम या किसी भी रिलेशन या किसी भी जॉब को डिफाइन या डिनोट करने वाले वर्ड्स के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, तो उस केस में इट कैन मीन दैट वी आर रेफरिंग टू अ बिल्डिंग और अ प्लेस ऑफ बिजनेस। लेट्स सी हाउ। फर्स्ट एग्जांपल देखो, शी हैज गॉन टू द बेकर्स। यहां पर देखो ये प्रोफेशन का नाम है बेकर, राइट? इसके आगे मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, यानी कि साइन ऑफ पोजीशन लगा दिया। तो इस केस में इट कुड मीन दैट शी हैज गॉन टू द बेकर्स शॉप। इफ आई से आई एम गोइंग टू द डॉक्टर्स, that means I am going to the doctor's clinic, right? तो यहाँ पर याद रखो एक प्रोफेशन के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का मतलब है I am going to that place where that person or that person in that profession deals in or deals with, right? Then उसके बाद next is tonight I am dining at my uncle's। देखो यहाँ पर मैंने अपने अंकल जो कि रिलेशन है मेरा, उसके आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। That means I mean to say today I will be dining at my uncle's place or uncle's house। ठीक है, नेक्स्ट वन,
can you tell me the way to St. Paul's? That means I'm talking about St. Paul's Church, right? तो यहाँ पर if I'm saying St. Paul's apostrophe यानी कि प्रॉपर नाउन क्या क्या apostrophe s लगा दिया मैंने, तो इस केस में that could mean कि यहाँ पर St. Paul's Church के बारे में बात की जा रही है, specific place. ठीक है? Okay. Then if I could ask, he was educated at St. Joseph's. So he was educated की बात हो रही है, मतलब वहां पर उसने पढ़ाई की है. That means I am referring to the St. Joseph's School. Okay, so he was educated at St. Joseph's means he was educated at St. Joseph's School. ये बात समझ में आई? तो जब भी कहीं पर भी अगर आप किसी प्रॉपर नाउन के आगे या अगर आप किसी प्रोफेशन या रिलेशनशिप के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, दैट कुड मीन अ प्लेस ऑफ बिजनेस और अ बिल्डिंग. यू गॉट द पॉइंट? तो बच्चों, फाइनली इट्स प्रैक्टिस टाइम. सो वी हैव एन एक्सरसाइज दैट सेज राइट डाउन द possessives ऑफ द phrases given below. तो बच्चों, आपको यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक कुछ phrases दे रखी हैं जिनको आपको possessive केस में कन्वर्ट करना है. ठीक है? जैसे फर्स्ट वन सेज द कॉलर ऑफ द डॉग. सी यू हैव टू हेल्प मी फिल अप दिस एक्सरसाइज. बाकी के आपको करने हैं, आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं होमवर्क दूंगा. ठीक है? सो द कॉलर ऑफ द डॉग, इसमें यहाँ पर बता रहा है कि कॉलर किसको बिलोंग करता है? डॉग को. मतलब डॉग जो है वो पोजेसर है उस कॉलर का. तो इसको हम कैसे पोजेशन केस में शो करेंगे? पोजेसिव केस में वी वुड राइट द डॉग्स कॉलर. राइट? सेकेंड वाले में मुझे हेल्प करो फटाफट से. द ऑफिस ऑफ द मैनेजर. यहां पर ऑफिस किसको बिलोंग करता है? मैनेजर को. तो मैनेजर इज अ पोजेसर, तो यहां पर पोजेसिव साइन लगाना पड़ेगा ना मैनेजर के आगे. तो इट बिकम्स द मैनेजर्स ऑफिस. राइट? वेरी गुड. सो इट वुड बिकम द मैनेजर्स office. Try out the third one. The neighbors of my nephew. My nephew's neighbors. My nephew's neighbors. The shop of the old man. The old man's shop. So the old man's shop. The next one, the feather of the pigeon. The pigeon's feathers. Okay. The hut in which the plumber lives. The plumber's hut. The poem written by Keats. So it becomes द कीट्स. देखो कीट्स ऑलरेडी एस में एंड कर रहा है तो उसके आगे हम सिंपली अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे. ओके? एंड द कीट्स पोएम्स. तो ये हो गया या पोएम. एक ही सिंगल की बात की जा रही है क्वेश्चन में, तो हम भी उसको सिंगल ही रखेंगे. ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कन्वर्जन करना है फ्रेजेस का इनटू पोजेसिव केस. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अ टाइम फॉर यू टू प्रैक्टिस. सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क बच्चों. Okay, same exercise है. You have to convert all of these phrases into their possessive case. Okay, so I'm moving out of the screen. आप चाहो वीडियो को पॉज कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी लिख कर भेजना. आई विल पर्सनली चेक कितनों ने सही जवाब दिए हैं. तो बच्चों चलो बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट सेज रीराइट द गिवन एक्सप्रेशंस इन देयर प्लूरल फॉर्म. ओके, तो यहां पर आपको पोजेसिव केस में कन्वर्टेड ऑलरेडी दिख रहे हैं. आई मीन आपके जो भी फ्रेजेस थे वो ऑलरेडी पोजेसिव केस में है. आपको उसको नॉर्मली एक्सपैंड करना है. ठीक है? जैसे लिखा है माय आंट्स मैंशंस. मैं यहाँ पर सारे नहीं करने वाला हूँ. देखो मैं यहाँ पर कुछ करूंगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ फर्स्ट वाला. आई विल डू द थर्ड वन एंड लेट्स से आई विल डू द सिक्स्थ वन. रेस्ट इज व्हाट यू हैव टू डू. ओके ओके. तो फर्स्ट वाले में माय आंट्स मैंशंस, तो इसको हम कह सकते हैं द मैंशंस ऑफ माय आंट. Okay, so you'll write the mansions of my aunt. फिर उसके बाद अगले वाले भी देखते हैं. Look at this one. A man's words means the words of a man. The words of a man. The soldier's weapons. सो हम कह सकते हैं यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस होना चाहिए बच्चों. ठीक है? सो द वेपन्स द वेपन्स ऑफ
द सोल्जर। ओके, तो ये सारे के सारे मैंने करा दिए 3। अब बाकी के आपकी बारी है करने की। जल्दी से कमेंट्स में मुझे आंसर्स भेजो बाकी क्वेश्चंस के। तो बच्चों, नाउ वी हैव ऑन स्क्रीन आवर थर्ड एक्सरसाइज दैट सेज rewrite the following sentences by the use of their possessive form. So for example, the first sentence says the shirt of the child is green. तो हम इसको कह सकते हैं the child's shirt is green, right? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? We have to rewrite it, right? So the child's shirt is green. Okay, ये 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अगले जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए होमवर्क होंगे। Okay, help me write down the right answer to this one. This is the assignment of Amit. We would write, this is Amit's assignment. Very well. This is Amit's assignment. Okay. Next one, come on, help me with this one. The toy of the child is noisy. We would say, the child's toy. Exactly, the child's toy is noisy. This is the hat of Amrita. So we would say this is Amrita's hat. Okay, last one. The stable of the horse is clean now. We would write the horse's stable is clean now. You got it? So इस तरीके से हमें करने हैं इन सभी sentences को possessive case में या possessive form में convert. Now I have a few questions for you as homework. See, so आपको again 4 sentences यहाँ दे रखे हैं. You have to convert them into the possessive case and write down the answers in the comment section. तो बच्चों, with this we have finally come to the end of today's session. I hope आज के सेशन में डिस्कस किए हुए टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। And with this we completely end our topic on nouns. Now next time हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। And until then you know what you have to do. अगर आपके डाउट्स हैं तो आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर www.learnerhub.com, जहाँ पर आस्क डाउट सेक्शन में आपको अपने क्वेश्चन हमें पोस्ट करने हैं and within 24 hours हम आपको आपकी डाउट्स एड्रेस करेंगे। And अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज अपने फीडबैक जरूर शेयर करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और देखते रहो ICSE इंग्लिश सीरीज फॉर क्लासेस 6, 7, 8 ओनली एट learnerhub.com।